नमस्ते। चलिए बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि है एनईएफटी और आरटीजीएस। ठीक है, रिजर्व बैंक का ग्रेड बी एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो हर जगह पूछी जाती है। तो वहाँ पर आपको मैं जो 100 वीडियोस दूंगा, ठीक है, 10-10 मिनट की, वहाँ से 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन फंसने के पूरे आसार हैं, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी में, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से डेप्थ में पूछी जाती हैं। और अगर आपको डेप्थ में चीज़ें पता हैं तभी आप उस एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस आती है उसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए हम क्लिक करते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो कि आई है 1 मार्च 2024 को। ठीक है, तो आप यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और ये हो जाएगी डाउनलोड और आप इसको खोल सकते हो। जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और यहाँ से आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन फंसना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आरबीआई ग्रेड बी में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। आप नोट करके लिख लो इस चीज़ को, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा आप वापस आओगे इस वीडियो पे देखने। ठीक है, तो एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस होता क्या है, तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आपके सामने यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस और एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पेमेंट्स में, वो है आईएमपीएस। हम इसको डिस्कस करें उससे पहले एनईएफटी और आरटीजीएस को समझते हैं। ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नीचे आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो। ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? तुरंत। तुरंत का मतलब इंस्टेंटली। तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट होता है इसमें। अब आप कहोगे इसमें कौन सा सेटलमेंट होता है? इसमें बैचेस बनते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आप कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो वो एक साथ ऐसे कलेक्ट होगा 30 मिनट तक। 30 मिनट लेगा ये उस कलेक्शन प्रोसेस में, यानी कि जितने भी लोग उस 30 मिनट के अंदर एनईएफटी प्रोसेस किए होंगे उनको ये आगे ले जाके और प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा, और उसके बाद जैसे ही आधा घंटा कंप्लीट होता है ये एक साथ उनको क्रेडिट कर देगा उस अकाउंट में जो अकाउंट नंबर आपने दिया होगा। ए अकाउंट से बी अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो 30 मिनट का एक फेज़ होता है जहाँ पर वो रुका रहेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी इसकी हर दिन है। ठीक है, हर एक दिन है और 24 घंटे है। लेकिन जैसे मान लो अभी आपने पैसे भेज दिए, आपने एनईएफटी किया नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू, आप जाओगे बोलोगे कि हाँ मेरी एनईएफटी कंप्लीट हो गई, वहाँ पर लिख के भी आ जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। एक और चीज़ लिख के आती है, सेटलमेंट इन प्रोसेस लिख के आता है। क्या लिख के आता है? सेटलमेंट इन प्रोसेस। इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी ट्रांजैक्शन आप करोगे वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट दिखा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाता है हाँ ये बैंक अकाउंट पैसे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। मतलब जो दिक्कत आती है किसी ट्रांजैक्शन में वो पहले ही चेक कर लिया जाता है, जिससे कि आपका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। हाँ, वो कंप्लीट कब होगा? हाफ एन आवर के बाद। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि आप 1 रुपये चाहे तो भेजो। ठीक है, चाहो तो इसमें 1 करोड़ भेजो या 100 करोड़ भेजो, कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब इसको आप यूज कर सकते हो, अंबानी भी यही यूज़ करते होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है ये डिनोमिनेशन, यानी कि 1 रुपये भी आप इसमें भेज सकते हो। और आरटीजीएस में जो अंतर है वो यही है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आरटीजीएस में आपको मिनिमम 2 लाख रुपए भेजने होंगे और इसमें रियल टाइम सेटलमेंट होता है, इसीलिए इसका नाम ही रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। यहाँ पर भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो लोवेस्ट लेवल वाली लिमिट है वो है 2 लाख की। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आरबीआई ग्रेड बी में तो नहीं आ सकता, लेकिन क्लर्क लेवल में या इवन पीओ लेवल में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस की लिमिट कितनी है, एनईएफटी की मिनिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट तो शायद नहीं पूछेंगे। ठीक है, आईएमपीएस क्या होता है? आईएमपीएस में कोई अंतर नहीं है आरटीजीएस से अगर आप कंपेयर करोगे तो, सिर्फ 2 मामलों को छोड़ के। एक मामला ये है, जो खूबी पाता है वो ये वाली। ठीक है, ये वाली खूबी यहाँ पर आ जाती है, यानी कि जिसको तुरंत पैसे भेज देने हैं और कम अमाउंट भी है उसके पास। ठीक है, तुरंत पैसे भेजने हैं और कम अमाउंट है, वो आईएमपीएस करेगा बंदा। इसीलिए जब आप किसी यूपीआई ऐप पे जाते हो ना, तो यूपीआई जो आपका ट्रांजैक्शन किसी बैंक अकाउंट में प्रोसेस कराता है, लेट्स से कि आपके पास सामने वाले बंदे की यूपीआई आईडी नहीं है,
तो जब आप उसका अकाउंट नंबर डाल के कोई ट्रांजैक्शन करते हो ना, वो होता है IMPS। IMPS आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबिलिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ आप नेट बैंकिंग या UPI वाले ऐप्स के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आप चाहे जिस लेवल से ट्रांजैक्शन करना चाहो वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। 0 रुपीज़ तो कोई भेजता नहीं है, 1 रुपये से आपकी शुरुआत होगी और आप मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकते हो। शायद ये मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की है, ध्यान रखना। तो एकदम आसान तरीका इसको क्या है याद करने का, देखो मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। जो भी रियल टाइम सेटलमेंट होगा, रियल टाइम और IMPS वाली बात मैं इसको बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज से, मोबाइल से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, इसको आप कंप्यूटर से भी भेज सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। वहाँ पर पूछ सकता है कि IMPS में M का मतलब क्या है, तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल से उसका कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। मोबाइल को आप ऐसे समझ सकते हो, मोबाइल एक हमारी हैंडी डिवाइस होती है ना। मोबाइल का मतलब आप कहीं से भी कोई चीज़ कर सकते हो। तो हाँ, ये चीज़ है इसमें कि आप कहीं से भी ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकते हो। हाँ, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2 लाख, आप एक चीज़ याद कर लो कि 2 लाख। अब आप कहोगे 2 लाख क्या है, तो 2 लाख जो इनिशियल लिमिट है वो RTGS की है, यानी कि अगर कोई काम तुरंत करना है वहाँ पर या तो शुरुआत 2 लाख से होगी या तो अंत 2 लाख से होगा, ठीक है। अब जिसमें मोबाइल है, मोबाइल कोई 2 लाख से महंगा नहीं खरीदता है, तो जो IMPS में मोबाइल आ रहा है, ठीक है, IMPS में मान लेना कि मोबाइल कोई 2 लाख से महंगा नहीं खरीदता, बाकी खरीदने वाले करोड़ का खरीदते होंगे। तो जहाँ मोबाइल आ रहा है, यानी कि आपको वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ मोबाइल आ रहा है वहाँ पर आपको कोई बैच नहीं मिल रहा है और ना ही वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट है, ठीक है। मोबाइल में आप 1 रुपये रहता है फिर भी किसी से बात कर सकते हो, तो वहाँ पर मिनिमम 1 रुपये की लिमिट है, मैक्सिमम 2 लाख की लिमिट है, ये आपको पता है, ठीक है। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जहाँ से तुम सोचना ख़त्म करते हो वहाँ से हमारी सोचने की शुरुआत होती है, तो ये कहता है RTGS IMPS से, ठीक है। तो I से कौन कहता है, R, जैसे ये I 9 नंबर पे आता है और RTGS कहाँ पर आता है, 18, R 18 नंबर पे आता है। तो 9 वाला 18 वाले को देख करके इंस्पायर होता है कि यार देखो मेरी लिमिट ही 2 लाख तक है और वो 2 लाख से शुरू कर रहा है। देखो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना, यही है याद करने का तरीका, नहीं तो हम एग्ज़ाम में इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि भैया किसकी लिमिट क्या थी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसको याद करने का यही एक तरीका है, जहाँ से तुम सोचना ख़त्म करते हो वहाँ से हम सोचना चालू करते हैं। ये बोलता है RTGS, क्योंकि R आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते होगे तो इसीलिए बता रहा हूँ, R की प्लेस वैल्यू है 18 नंबर की, तो R I से बड़ा है, इसीलिए इसकी लिमिट उसके बड़े वाले हिस्से से ही चालू हो रही है, यानी कि ये 2 लाख पे ख़त्म होते हैं, ये 2 लाख से चालू होता है। NEFT हमको पता है कि IMPS से हम उसका मुकाबला करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से एक दूसरी चीज़ समझ लो कि ये पुराने ज़माने की थोड़ी सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, आई के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर IMPS वाली खूबी तो मिलती है लेकिन प्रोसेस इसका स्लो है। अब स्लो है तो N कहाँ पर आता है, N आता है 14 पे और I आता है 9 पे, ठीक है। तो 9 से 14 जाने में थोड़ा सा समय लगेगा ना, और यहाँ पर जो समय लग रहा है वो उसको स्लो कर दे रहा है, ऐसे समझ सकते हो। या आपको दूसरे तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ लो कि ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन चीज़ें क्या होती हैं, स्लो हो जाती हैं। हाँ, सिर्फ IMPS ऐसा है, सिर्फ IMPS ऐसा है जो ओनली ऑनलाइन अवेलेबल है, अदरवाइज दोनों ही चीज़ें RTGS और NEFT ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये चीज़ें मैंने आप बता दी। और एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि जो नेपाल में चीज़ें आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए हैं और इंडिया में फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया और नेपाल, उसकी लिमिट है 50,000 की, ठीक है। कैश बेस्ड मतलब आप जब बैंक में जाओगे कैश दोगे तो उसकी लिमिट इंडिया और नेपाल में 50,000 की है NEFT में। ये सवाल आ भी सकता है और इसको आप 50-50 मानो, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछना थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ना, बहुत अंदर घुस करके पूछ रहे हैं, जो कि रेयर सिनारियो में होता है। तो एकदम अगर मैं समरी में बताना चाहूँ तो NEFT स्लो होता है, लेकिन बिना किसी लिमिट के 1 रुपये से अनलिमिटेड रुपए तक भेज सकते हो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट तेज होता है, लेकिन यहाँ शुरुआत, भाई देखो जिसके पास पैसा होगा उसी का काम तेज होगा।
ऐसे भी आप समझ सकते हो शुरुआत यहाँ 2 लाख से, तो जो 2 लाख का मोबाइल खरीद लेगा उसका काम तो तुरंत का तुरंत होगा। तो IMPS सिर्फ ऑनलाइन होता है, ये अभी आपको याद रखना। अब चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो कमाल की अचीवमेंट के बारे में बता रही है। अब आपको देखना है NEFT सिस्टम हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन ऑन फरवरी 29, 2024 बाई प्रोसेसिंग। इतना ट्रांजेक्शन, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना हो गया 4 करोड़ 10 लाख 61,337 ट्रांजेक्शन्स, द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस्ड इन अ डे सो फार। एक दिन में, ठीक है 29 फरवरी 2024 को एक दिन में इतना ट्रांजैक्शन हुआ, दैट इज ऑसम। ठीक है, NEFT क्या बोला कि जो यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है RBI के द्वारा, द रिटेल एंड होलसेल पेमेंट्स रिस्पेक्टिवली, एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क वॉज रीच्ड इन द जर्नी ऑफ दीज सिस्टम्स विद NEFT एंड RTGS फंक्शनिंग 24 घंटे 7 दिन 365, जो कि साल के दिन है। ठीक है, इसको बोला जाता है 24/7 365। बेसिस फ्रॉम 16 दिसंबर 2019, यहाँ से इसका आंकड़ा कैलकुलेट किया जा रहा है, और दिसंबर 2020 से रिस्पेक्टिवली। तो इसको आप पढ़ लेना। यहाँ से कोई सवाल बनने के चांसेस कम है। ये वाला सवाल बन सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपसे डेटा पूछा जा सकता है कि किस डेट पे, या पूछा जा सकता है किस डेट पे बना। देखो ये अंदर के सवाल हैं, लेकिन आ सकते हैं भाई, कोई वो नहीं है। आप ये इस फिराक में मत रहा करो कि एकदम सवाल नहीं आएगा, बस ये जान लो कम चांसेस हैं। अब अगर मुझे बताना ही हो कि यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस 10 ईयर्स, पिछले 10 साल में 14 से 23 में NEFT और RTGS सिस्टम हैव रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 700%, यानी कि 7x हो गया है इनका ट्रांजैक्शन। ठीक है, और 200% हो गया है RTGS का ट्रांजैक्शन। अब RTGS 200% ही क्यों बढ़ा, क्योंकि भैया ये महंगा होता है, यहाँ पर लिमिट ही 2 लाख से चालू होती है, इसीलिए। ठीक है, समझ गए। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड 670% और 104% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 104% वैल्यू के टर्म्स में, यानी कि जो ओवरऑल पैसा भेजा गया वो 104% बढ़ा, और ये 670% बढ़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी ग्रोथ हुई, या इस सालों में जो ग्रोथ हुई वो कितनी है, कुछ भी यहाँ से सवाल आ सकते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं यार, यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। तो ठीक है यार, कम से कम आपको बेसिक तो मिल गया, एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि और चीज़ें समझने में भी आसानी हो जाती है अगर हमको बेसिक्स पता रहे तो RTGS सिस्टम हैड प्रोसेस्ड इट्स हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ इतना लाख ट्रांजैक्शन इन अ डे। 31 मार्च 2023 को ये आंकड़ा छुआ RTGS ने। एक ही दिन में 16 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक ही दिन में जो वॉल्यूम हुआ है वो 16,25,000 ट्रांजैक्शंस का हुआ है इन अ सिंगल डे, 31 मार्च 2023 को। ठीक है, यानी कि पिछले साल के आखिरी फाइनेंशियल डेट को। ठीक है, अभी ये मार्च का महीना चल रहा है और अंत आएगा हमारा भी 31 मार्च 2024 को। जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा, और 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, ये आपको भी पता होगा। तो NEFT के लिए जो अचीवमेंट है वो है 29 फरवरी 2024 को। ठीक है, ये हुआ 4,10,61,337 ट्रांजैक्शन के साथ, और 2023 में 31 मार्च को RTGS ने एक रिकॉर्ड बनाया था 16,25,000 ट्रांजैक्शंस का। तो ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना। जल्दी मिलेंगे और कमाल की न्यूज़ में। नमस्कार।